मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सो कल मैंने आपको मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशंस बता दिए थे इंटीजर्स का, उससे रिलेटेड प्रॉपर्टी बताई थी। और आज मैं आपको एक्सरसाइज 1.3 सॉल्व करवाने जा रहा हूँ। सो 1.3 एक्सरसाइज के जितने भी क्वेश्चन मैं आपको दूंगा वो आपको फेयर कॉपी में करने हैं। सो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। फाइंड ईच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट। तो मल्टीप्लिकेशन के ऑपरेशन के अकॉर्डिंग के प्रोडक्ट को फाइंड करना है। तो 3 मल्टीप्लाई -1 -3 -1 मल्टीप्लाई 225, तो माइनस प्लस माइनस माइनस का 225 -21 मल्टीप्लाई -30। सो पहले आप इंटीजर को मल्टीप्लाई कर लोगे और फिर उसके बाद साइन जो भी है इसका मल्टीप्लाई होगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ओके, सो उसके बाद आते हैं -15 मल्टीप्लाई 0 मल्टीप्लाई -18। सो ये 0 मल्टीप्लाई हो रहा है नंबर्स में, इंटीजर्स में, दैट मीन्स यहाँ पर आंसर टोटल 0 आ जाएगा। -12 मल्टीप्लाई -11 मल्टीप्लाई 10। सो यहाँ पर 3 नंबर आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो 12 11 10 इनका सबका मल्टीप्लिकेशन करोगे, साइन का मल्टीप्लिकेशन करोगे तो माइनस प्लस माइनस और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो लास्ट में रिजल्टेंट जो साइन आएगा वो आएगा प्लस साइन। तो ऐसे आपको क्वेश्चन नंबर 1 करना है। ओके, उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। सो क्वेश्चन नंबर 2 लिखा हुआ है वेरीफाई द फॉलोइंग। सो यहाँ पर आपको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन और एडिशन से, जो कल मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, वो फॉर्मूले से आपको इसको एक्सपैंड करना है। फर्स्ट एक्सपैंड करने के बाद ये आपको एलएचएस दिया हुआ है और आपको आरएचएस के थ्रू इसको सॉल्व करना है और वेरीफाई करना है कि एलएचएस और आरएचएस की वैल्यू सेम आ रही है कि नहीं। तो एलएचएस को आपको सबसे पहले जो क्वेश्चन दिया हुआ है और उसका आरएचएस दिया हुआ है 18 मल्टीप्लाई 7 प्लस 18 मल्टीप्लाई -3। तो इसमें वेरीफाई करना है कि एलएचएस और आरएचएस इक्वल आ रहे हैं क्या। तो इसमें सबसे पहले एलएचएस को सॉल्व करोगे, फिर आरएचएस को सॉल्व करोगे, देखोगे क्या दोनों की वैल्यू सेम आ रही है। तो ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, 7 प्लस ब्रैकेट -3। सो यहाँ हो जाएगा प्लस माइनस माइनस 7 -3 4 हो जाएगा 18 18 मल्टीप्लाई 4, आंसर आ जाएगा 72। उसके बाद आते हैं आरएचएस को सॉल्व करते हैं, तो 18 मल्टीप्लाई 7 प्लस 18 मल्टीप्लाई -3, इसमें इसको एक्सपेंड करके आरएचएस में लिखा जाता है। तो 18 मल्टीप्लाई 7 126 और प्लस 18 मल्टीप्लाई -3, तो माइनस और इधर प्लस भी है बाहर, तो आपका माइनस और प्लस माइनस हो जाएगा। तो माइनस का 18 3 54, तो 126 -54 इसको 72। तो एलएचएस भी 72 आ रहा है और आरएचएस भी 72, दैट मीन्स ये वेरीफाइड हो गया। ऐसे ही आपको इसका बी पार्ट भी करना है। इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3 लिखा हुआ है दैट फॉर एनी इंटीजर ए वॉट इज -1 मल्टीप्लाई ए इक्वल टू। कोई भी इंटीजर हम ले लेते हैं ए इंटीजर के लिए। सो वॉट इसकी वैल्यू क्या होगी जब -1 उस ए में मल्टीप्लाई होगा, ठीक है ना। उसके बाद नेक्स्ट है डिटरमाइन द इंटीजर हुज प्रोडक्ट विद -1 इज 0। आपका कोई भी इंटीजर है, कौन सा ऐसा इंटीजर होगा जिसका प्रोडक्ट अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं -1 से तो उसका रिजल्ट 0 आता है, ठीक है। सो ए पार्ट है -22 37 0। सो -1 मल्टीप्लाई ए इज इक्वल्स टू माइनस ए ही होगा हमेशा। कोई भी इंटीजर ले लो वो हमेशा नेगेटिव ही आएगा। उसके बाद सेकंड पार्ट में जो इसका आंसर है उसका -1 मल्टीप्लाई 0 है, तो 0 से ही अगर -1 मल्टीप्लाई होगा तो उसका रिजल्ट हमेशा 0 आएगा। ओके, तो इसका जो पार्ट होगा, इसका जो आंसर होगा वो होगा सी पार्ट, सेकंड वाले का सी पार्ट होगा इसका आंसर। ओके, उसके आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 4। Because starting from -1 multiply 5, write various products showing some pattern to show -1 multiply -1 is equals to 1. सो 5 के नंबर लाइन में 5 राइट हैंड साइड में आता है। -1 अचीव करने के लिए आपको इसमें लेफ्ट साइड मूव करना पड़ेगा।
तो -1 मल्टीप्लाई 5 इज इक्वल्स टू -5, -1 मल्टीप्लाई 4 इज इक्वल्स टू -4, -1 मल्टीप्लाई 3 इज इक्वल्स टू -3, -1 मल्टीप्लाई -2 इज इक्वल्स टू -1 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल्स टू -2, -1 मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल्स टू -1, -1 मल्टीप्लाई 0 इज इक्वल्स टू 0, -1 मल्टीप्लाई -1 इज इक्वल्स टू 1। ओके, सो ये पैटर्न यहाँ पर आएगा। तो इसमें आपको पैटर्न बनाना था और कुछ नहीं। उसके आते कल मैंने आपको ऐसा ट्राइजीज भी दिया था, बहुत बच्चों ने किया भी था, वेरी गुड। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा हुआ है दैट फाइंड द प्रोडक्ट यूजिंग सुटेबल प्रॉपर्टीज का यूज करके आपको इसका प्रोडक्ट फाइंड करना है। तो इसमें कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी लग सकती है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी भी लग सकती है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी लग सकती है। तो इनका प्रोडक्ट आपको इन प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करके फाइंड करना, और जो भी प्रॉपर्टी लगा रहे हो दैट यू नीड टू राइट। ओके, आपको वो लिखनी भी है। 26 मल्टीप्लाई माइनस का 48 प्लस -48 मल्टीप्लाई -36। तो एक चीज़ में मैं बताइए, कॉमन दो टर्म में कॉमन कब आता है? जब वहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी आप यूज़ कर सकते हो तभी तो कॉमन आता है। तो -48 यहाँ पर देखिए दोनों टर्म में कॉमन है, पहले वाले टर्म में और फिर दूसरे वाले टर्म में कॉमन है। तो -48 आप कॉमन कर लो और मल्टीप्लाई में आ जाएगा ब्रैकेट में 26 प्लस ब्रैकेट में -36। ओके, सो ये लिखोगे आप डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन और एडिशन के थ्रू ये हुआ। सो -48 और अंदर आप उसको सब्ट्रैक्ट कर दो तो 26 -36 दोनों अपोजिट साइन सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे और ग्रेटर वाले नंबर का साइन आ जाएगा तो -10। तो -48 मल्टीप्लाई -10 तो हो जाएगा 480 और प्लस का 480 आ जाएगा। ये आपका क्वेश्चन नंबर ए हो गया सॉल्व। क्वेश्चन नंबर बी, 8 मल्टीप्लाई 53 मल्टीप्लाई -125। तो यहाँ पर ग्रुपिंग करनी है। अब आपको इसमें ग्रुपिंग करनी है। तो मैंने आपको बताया तो ग्रुपिंग कब होगी, ग्रुपिंग आप कैसे करोगे। ग्रुपिंग आपको करने के लिए आपको मल्टीप्लिकेशन को इजी बनाना होता है। तो इजी बनाने के लिए आप यहाँ पर 853 का मल्टीप्लाई करो तो इट शुड नॉट इजी आई थिंक। सो उसके बाद 8 मल्टीप्लाई -125 करो तो ये इजी हो सकता है, क्योंकि वहाँ पर आपके मोर नंबर ऑफ ज़ीरो आप गेन कर सकते हो। जब मोर नंबर ऑफ ज़ीरो गेन करने पर आपका मल्टीप्लिकेशन किसी दूसरे नंबर के साथ इजी हो जाता है। तो यहाँ पर 8 मल्टीप्लाई -125 और ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा मल्टीप्लाई 53। दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ एसोसिएटिव, ओके, ऑफ इंटीजर। तो 8 मल्टीप्लाई -125 करोगे सो यू विल गेट माइनस का 1000। आप -1000 वहाँ से गेन कर पाओगे और 53 के साथ -1000 जब मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का 53,000 आ जाएगा। ओके, सो दैट्स आप आपको ABCDEFGH ऐसे ही पार्ट आपको सॉल्व करने हैं। जब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी करोगे तो वहाँ पर आपको हमेशा ये चीज़ ध्यान रखनी है कि आपको ग्रुपिंग ऐसे नंबर के साथ करनी है, तो ऐसे नंबर के साथ जिनसे मल्टीप्लिकेशन इजी हो जाए या फिर उसमें ज़्यादा से ज़्यादा जीरो आ जाएंगे तो उसका मल्टीप्लिकेशन बहुत इजी हो जाता है। आप कुछ नहीं करना था, बस उसके आगे जीरो लगा देने होते हैं। उसके बाद आते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का आप यूज़ करोगे जब आपको दो टर्म में कोई नंबर कॉमन मिल रहा हो, दोनों टर्म में कोई नंबर कॉमन मिल रहा हो तो आप डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगा सकते हो। और कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी आप जानते हो, आप कभी भी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी लगा सकते हो। एसोसिएटिव में भी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी लग सकती है, क्योंकि आप मल्टीप्लिकेशन किसी भी ऑर्डर में इंटीजर का कर सकते हो, उसका रिजल्ट सेम रहता है। उसके आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 दिया हुआ है दैट a certain freezing process required that room temperature be lowered from 40 degree Celsius at the rate of 5 degree Celsius every hour। तो कल मैंने आपको लैंग्वेज प्रॉब्लम करवाई हुई थी मार्क्स वाली, तो उसी के अकॉर्डिंग आपको इसको भी करना है। इस सर्टेन फ्रीजिंग पॉइंट मीन्स एक कोई पॉइंट एक टेम्परेचर ऐसा है जिस पे कोई रूम वो जो है वो लोअर्ड फ्रॉम द 40 डिग्री सेल्सियस एट द रेट ऑफ 5 डिग्री सेल्सियस एवरी आवर। मीन्स वो 40 डिग्री सेल्सियस से 40 डिग्री सेल्सियस से हर एक घंटे कितना डिक्रीज हो रहा है, 5 डिग्री सेल्सियस डिक्रीज होता जा रहा है। मीन्स कोई रूम है वो किसी फ्रीजिंग पॉइंट पे 40 डिग्री सेल्सियस पहले उसका टेम्परेचर था, बट उसमें फ्रीजिंग पॉइंट जब आया तो फ्रीजिंग पॉइंट पे वो एवरी आवर 5 डिग्री सेल्सियस से उसका टेम्परेचर घट रहा है। सो व्हाट विल बी द रूम टेम्परेचर 10 आवर्स आफ्टर द प्रोसेस बिगिनस। जब ये फ्रीजिंग वाला प्रोसेस बिगिन होता है तो 10 आवर के बाद उस रूम का टेम्परेचर कितना हो जाएगा। तो एवरी आवर
कितना डिक्रीज हो रहा है, 5 डिग्री सेल्सियस। सो 10 आवर में कितना डिक्रीज हो जाएगा, 50 डिग्री सेल्सियस डिक्रीज हो जाएगा। ओरिजिनल टेम्परेचर उसका कितना था, 40 डिग्री सेल्सियस। तो डिफरेंस आपका, आप यहाँ पर उसमें क्या कर दोगे, दोनों का टोटल टेम्परेचर, फाइनल टेम्परेचर निकालने के लिए आपको करना पड़ेगा, 40 डिग्रीज हो रहा है तो 40 डिग्री सेल्सियस माइनस का 50 डिग्री सेल्सियस। तो जो फाइनल टेम्परेचर होगा वो 40 माइनस 50, दैट मीन्स माइनस का 10 डिग्री सेल्सियस आ जाएगा। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 7। Question number 7, in a class test containing 10 questions, 5 marks are awarded for every correct answer and minus 2 marks. कल जैसा क्वेश्चन एग्जाम्पल जैसा, मार्क्स आर अवॉर्डेड फॉर एवरी इनकरेक्ट आंसर एंड 0 फॉर क्वेश्चंस नॉट अटेम्प्टेड। और 0 जो है वो नॉट अटेम्प्टेड के लिए है। सो पहला है, मोहन गेट्स 4 करेक्ट एंड 6 इनकरेक्ट आंसर, व्हाट इज हिज स्कोर। ठीक है, सो कोई क्लास टेस्ट हुआ, उसमें टोटल कितने क्वेश्चन है, 10 क्वेश्चन है, 5 मार्क्स आर अवॉर्डेड फॉर एवरी करेक्ट आंसर, मीन्स हर एक करेक्ट आंसर के लिए 5 मार्क्स दिए जाते हैं एंड इनकरेक्ट के लिए -2 मार्क्स कट भी कर लिए जाते हैं फॉर एवरी इनकरेक्ट आंसर एंड 0 मार्क्स मीन्स कोई भी अगर आप ऐसा क्वेश्चन छोड़ देते हो जिसमें कोई भी आप आंसर भी नहीं देते उसका, तो वहाँ पर 0 मार्क्स मीन्स वहाँ पर कोई मार्क्स आपको नहीं मिलता है। मोहन गेट्स 4 करेक्ट था, आपसे पहला क्वेश्चन इसका किया जा रहा है, मोहन गेट्स 4 करेक्ट आंसर। तो कल मैंने आपको बताया था करेक्ट आंसर दैट मीन्स 4, तो यहाँ पर 1 करेक्ट के लिए 5 मार्क्स मिल रहा है, तो 4 करेक्ट के लिए कितना हो जाएगा, 5 4 जा 20 मार्क्स। तो उसने 20 मार्क्स करेक्ट आंसर के लिए गेन किया एंड 6 इनकरेक्ट आंसर, और उसने 6 इनकरेक्ट एंड सो हाउ मच मार्क्स गेन फॉर द इनकरेक्ट आंसर। सो इसके लिए आपको माइनस का 6 मल्टीप्लाई माइनस का 2, तो 6 मल्टीप्लाई माइनस का 2 जाएगा कितना, माइनस का 12, -12 मार्क्स इसने गेन करे फॉर इनकरेक्ट आंसर। करेक्ट के लिए कितने गेन करे, 20 मार्क्स। तो अब आपके इसके टोटल मार्क्स कितने हो जाएंगे, 20 माइनस कितना हो जाएगा, 20 माइनस का 12, टोटल मार्क्स आप निकालोगे तो 20 प्लस ब्रैकेट में -12 करोगे, प्लस माइनस माइनस जाएगा, 20 माइनस 12 तो आ जाएंगे कितने, 8 मार्क्स। जब इसके 8 मार्क्स आ जाएंगे, जब इसके 8 मार्क्स आ गए, टोटल मार्क्स ऑब्टेन बाय द मोहन इज 8। तो आपसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन पूछ रहा है व्हाट इज हिज स्कोर, तो इसका स्कोर कितना हो जाएगा, 8 मार्क्स। ओके, मार्क्स अवॉर्डेड, सेकंड क्वेश्चन आते हैं, मार्क्स अवॉर्डेड टू रेशमा फॉर करेक्ट आंसर। So Reshma gets 5 correct answer and 5 incorrect answer. So 5 उसने correct दिए, 5 incorrect दिए, तो for every correct answer she will get 5 marks. So 5 correct के लिए कितने हो जाएंगे, 25 marks and 5 incorrect that means उसने कितने marks lose कर दिए, 5 multiply -2 that means उसने माइनस के 10 मार्क्स उसने 10 मार्क्स उसने क्या कर दिया, लूज कर दिया। टोटल मार्क्स कितने हो जाएंगे, हाँ टोटल मार्क्स इज इक्वल्स टू 25 प्लस ब्रैकेट में माइनस का 10, 25 माइनस 10 दैट मीन्स 15 मार्क्स उसने गेन करे। सो रेशमा गेट्स 15 मार्क्स। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है हीना गेट्स 2 करेक्ट एंड 5 इनकरेक्ट आंसर्स। सो फॉर हीना गेट्स marks for the correct answer, 5 multiply 2 is equals to 10 marks and Hina lose for incorrect answers marks, then इसको कितना हो जाएगा 2 multiply 5, तो 2 multiply 5 -2 होता है, मल्टीप्लाई 5 तो माइनस का कितना हो जाएगा 10, तो 10 उसने गेन करे और 10 लूज कर दिए। सो हर टोटल मार्क्स इज इक्वल्स हो जाएगा 10 प्लस ब्रैकेट -10, इसको 10 - 10 इज इक्वल्स टू 0। सो हीना गेट्स 0 मार्क्स। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 7 हो गया यहाँ पर कंप्लीट। उसके आते हैं क्वेश्चन नंबर 8, अ सीमेंट कंपनी अर्न्स अ प्रॉफिट ऑफ 8 रुपीज पर बैग ऑफ वाइट सीमेंट। ठीक है, तो यहाँ पर ये भी लैंग्वेज प्रॉब्लम है, सीमेंट कंपनी अर्न्स अ प्रॉफिट ऑफ 8 रुपीज़ पर बैग, मीन्स कोई सीमेंट कंपनी है वो एक प्रॉफिट को गेन करती है 8 रुपीज़ हर एक बैग पे ऑफ वाइट सीमेंट बैग। वाइट सीमेंट के जो बैग होते हैं उसमें 8 रुपीज़ का प्रॉफिट गेन करती है
सोल्ड एंड अ लॉस ऑफ 5 रुपीज पर बैग ऑफ ग्रे सीमेंट। और ग्रे सीमेंट को जो बैग बेचती है उसमें जो है वो 5 रुपीज का लॉस गेन करती है, ठीक है ना। सो उसके बाद तक सेकंड इसका जो पहला ऑप्शन है उसका क्वेश्चन है, लिखा हुआ द कंपनी सेल्स 3,000 बैग्स ऑफ वाइट सीमेंट एंड सोल्ड 5,000 बैग्स ऑफ ग्रे सीमेंट, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे लिखा हुआ है कंपनी जो है वो 3,000 वाइट सीमेंट के बैग को सोल्ड करती है और 5,000 बैग ग्रे सीमेंट के सोल्ड करती है इन अ मंथ। सो व्हाट इज द प्रॉफिट और लॉस। सो जब एक बैग पे वो 8 रुपीज़ का प्रॉफिट गेन करती है वाइट सीमेंट पे, तो यहाँ पर टोटल उसने कितने सोल्ड करे, 3,000 बैग सोल्ड करे। सो द कंपनी गेट्स द प्रॉफिट ऑफ टोटल प्रॉफिट फॉर सेलिंग द वाइट सीमेंट बैग इज इक्वल हो जाएगा 3,000 मल्टीप्लाई 8 तो 24,000 रुपीज द कंपनी गेट्स प्रॉफिट फॉर सेलिंग द वाइट सीमेंट बैग। ओके, उसके बाद आते हैं नेक्स्ट के लिए कि उसने लॉस कितना गेन किया, क्योंकि उसने 5,000 ग्रे सीमेंट के बैग भी उसने सोल्ड करे। सो टू उसके बाद आते हैं नेक्स्ट, लॉस ऑन 5,000 बैग ऑफ ग्रे सीमेंट। सो लॉस कितना हुआ, सो एक बैग पे उसको कितना लॉस हो रहा है, 5 रुपीज़। सो 5,000 बैग पे कितना हो जाएगा, 25,000 का लॉस हो जाएगा। ओके, और जो प्रॉफिट होता है वो तो प्लस में होता है, लेकिन लॉस किस में होता है, माइनस में हो जाता है। तो माइनस का 5,000 रुपीज़ उसको लॉस हो गया, या फिर आप बोल सकते हो -5,000 रुपीज़। लॉस अगर बोलोगे तो माइनस नहीं बोलोगे, और अगर आप लॉस नहीं बोल रहे हो तो आप -25,000 रुपीज़ उसको बोलोगे। तो टोटल इसको प्रॉफिट होगा या लॉस होगा ओवरऑल, तो आप चेक कर लो यहाँ पर। उसको प्रॉफिट हुआ 24,000 का और लॉस हो गया 25,000 का, दैट मीन्स ओवरऑल इसको क्या हो गया, लॉस हो गया। सो द कंपनी गेट्स ओवरऑल लॉस बाय हाउ मच रुपीज, 1,000 रुपीज। 24 प्लस ब्रैकेट में -25,000, तो 1,000 रुपीज़ का इसको कंपनी को क्या हो गया, लॉस को क्या हो, माइनस का 1,000 रुपीज़ आएगा। और जब भी माइनस में आएगा आंसर तो वहाँ पर लॉस होगा। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट में, व्हाट इज द नंबर ऑफ वाइट सीमेंट बैग मस्ट सेल टू हैव नाइदर प्रॉफिट नॉर लॉस इफ द नंबर ऑफ ग्रे बैग्स सोल्ड इज 6,400 बैग्स। ओके, तो अब यहाँ पर पूछ रहा है वाइट सीमेंट के कितने बैग वो सेल करें, कंपनी सेल करे, ताकि उसको ना प्रॉफिट और ना लॉस हो। इफ द नंबर ऑफ ग्रे बैग सोल्ड इज 6,400, तो यहाँ पर कह रहा है कि ग्रे बैग को तो इतना सोल्ड करा जाए, लेकिन वाइट सीमेंट के बैग को उसको कितना सोल्ड करा जाए ताकि उसको ना भी प्रॉफिट हो और ना ही लॉस हो। तो वहाँ पर वैल्यू को हमें क्या करना पड़ेगा, इक्वल करना पड़ेगा। तो उसके लिए लेते हैं द सेलिंग प्राइस ऑफ ग्रे बैग ऑफ एट लॉस ऑफ 5 रुपीज़। सेलिंग प्राइस का कितना हो जाएगा, 6,500 है, वहाँ पर 6,400 थे, तो माइनस का हो जाएगा 5 मल्टीप्लाई 6,400, तो माइनस का 32,000 रुपीज़ उसने क्या करा, सेलिंग प्राइस गेन किया, ठीक है ना। लेकिन ये क्या है, टोटल इसका लॉस है। फॉर नो प्रॉफिट नो लॉस, आपको यहाँ पर कोई प्रॉफिट कोई भी लॉस नहीं करना है। तो क्योंकि वहाँ पर प्रॉफिट आपको कितना मिल रहा था, 8 रुपीज़ पर बैग, तो यहाँ पर कितने बैग सोल्व करने पड़ेंगे उसको, 4,000 बैग, क्योंकि 4 8 से कितना होता है, 32। तो जब दोनों की वैल्यू, प्रॉफिट और लॉस दोनों की वैल्यू इक्वल आ जाएगी, तो ना ही कंपनी को प्रॉफिट होगा और ना ही लॉस होगा। तो नंबर ऑफ वाइट सीमेंट बैग्स सोल्ड इसको हो जाएगा 32,000 अपॉन में 8, क्योंकि एक बैग पर उसको प्रॉफिट कितना हो रहा है, 8 रुपीज़ का। वाइट सीमेंट के बैग को सिर्फ सेल कर रही है, तो एक बैग पर उसको 8 रुपीज़ का प्रॉफिट हो रहा है, तो वहाँ पर 8 डिवाइड कर देंगे 32,000 में, तो हो जाएगा 4,000 बैग्स। हैंस द रिक्वायर्ड बैग टू सेल ऑफ वाइट सीमेंट दैट इज 4,000 टू गेट नो प्रॉफिट और नो लॉस। ओके, उसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 9 इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन। लिखा हुआ रिप्लेस द ब्लैंक विद एन इंटीजर टू मेक इट अ ट्रू स्टेटमेंट। ओके, तो यहाँ पर ब्लैंक में आपको एक इंटीजर भरना है ताकि ये स्टेटमेंट ट्रू हो जाए, LHS और RHS इक्वल हो जाए। तो -3 के साथ आप क्या मल्टीप्लाई करोगे ताकि प्लस का 27 आ जाए,
माइनस का 9 मल्टीप्लाई करोगे, 9 3 जा 27, और इंटीजर मीन्स वहाँ पॉजिटिव लाना है तो यहाँ पर माइनस का 9 लोगे। इसके बाद 5 में क्या मल्टीप्लाई करें, माइनस का 35 आ जाए, तो 5 में आप जानते हो 7 मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन यहाँ माइनस का 35 लाना है तो माइनस का 7 मल्टीप्लाई कर देंगे। उसके बाद आते हैं -8 के साथ आप क्या मल्टीप्लाई करो तो माइनस का 56 आ जाए, तो माइनस तो ऑलरेडी है, दैट मीन्स वहाँ पर प्लस का कोई नंबर इंटीजर लेंगे तो प्लस का इंटीजर हो जाएगा आपका 7, तो 7 मल्टीप्लाई 8, -8 इसको माइनस का 56। ओके, उसके बाद इसमें क्या मल्टीप्लाई करें -12 में कि 132 आ जाए, तो पॉजिटिव आपका आंसर आ रहा है, दैट मीन्स यहाँ पर भी आप नेगेटिव नंबर इंटीजर लोगे, और इंटीजर क्या लोगे, माइनस का 11, तो माइनस का 11 मल्टीप्लाई -12 इसको 132। ओके, सो इसी के साथ आपका ये एक्सरसाइज कंप्लीट होती है 1.3। तो मैं आपको पूरी एक्सरसाइज करने के लिए दे रहा हूँ, नीट एंड क्लियर राइटिंग में सभी लोग करेंगे, और मुझे सभी लोगों का होमवर्क चाहिए। सो 1.3 का एक स्क्रीनशॉट मैं आपको भेज दूंगा, इसमें से सिर्फ एक एक्सरसाइज, लास्ट एक्सरसाइज बाकी रह रही 1.4, उसके बाद आपका चैप्टर पूरा कंप्लीट हो जाएगा। मैं आपको PDF भेज दूंगा ताकि आप लाइन बाय लाइन चैप्टर को रीड कर पाओ। ओके, तो मेक श्योर सीरियसली आप पढ़ो, किसी भी चीज़ को कोई प्रॉब्लम होती है यू कैन आस्क विद मी, एंड आप यूट्यूब में कमेंट कर सकते हो, आप मुझे मैसेज भी कर सकते हो, कॉल भी कर सकते हो। थैंक यू फॉर लिसनिंग मी, हैव अ नाइस डे।